क्या डिस्कशन का वो क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेटा, डेट्स, इवेंट, ठीक है। और उसी के साथ हम क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन भी करेंगे। और ये सारा आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया है मैंने सारे। और ये जो है वो टोटली क्या है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस एंड एनसीईआरटी बुक। सो जो भी डेटा आपको याद करना है वो एक चीज ध्यान में रखना आप। वैसे तो देखो ये इस क्लास के बाद आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सोर्सेज ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो आप लोगों को जो डेटा याद करना है वो केवल एनसीईआरटी का डेटा है, वही हमें याद करना है, क्योंकि वही ऑथेंटिक होता है। तो वो सारा मैंने इसमें अरेंज कर दिया है। देखिए चैप्टर वाइज डेट्स, डेटा, इवेंट्स पढ़ेंगे और उसके साथ टारगेट स्टडी भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आईडी। नाउ अब इसके अंदर देखिए जो मेन जो आपकी जो इवेंट्स और जो डेट्स है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी, इसका डेट हमें याद रखना है 1757। देन उसके बाद जो हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम, तो वो डेटा हमारे को दोनों याद रखने हैं। 2% जीडीपी था और 0.5% क्या था, पर कैपिटा इनकम। तो ये सारे 1 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। देन उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन होता है, एक तो डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर और एक होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो उस टाइम में जो डिपेंडेंसी थी वो 85% थी और जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे वो था 70 to 75। एनसीईआरटी में एक रेंज में दे रखा है डेटा, तो वही हमें याद करना है ना। उसके बाद जमींदारी सिस्टम when was introduced and by whom introduced, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। देन उसके बाद में टिस्को, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 1907, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वेज कैनाल जो 1869। फिर उसके बाद में सेंसस, फर्स्ट सेंसस व्हेन वाज कंडक्टेड, तो ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1881। और एक तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेंसस व्हेन वाज कंडक्टेड, और उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा सेंसस है वो एवरी 10 ईयर्स में होता है। तो ये रेगुलर कब से हुआ, 1921 से इंडिया के अंदर रेगुलरली एवरी 10 ईयर्स में क्या हो रहा है, हमारा सेंसस पब्लिश होता है। इस बार जो कोविड की वजह से वैसे पब्लिश होना था 2021 में, बट वो कोविड की वजह से डिले हो गया, नहीं तो हर 10 ईयर्स में फिक्स है इसका डेट ना। उसके बाद फिर हम चलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड विच इज नॉन एज ए 1921। वाई दिस इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, वो हमने पढ़ चुका है कि इससे पहले और उसके बाद क्या था वो सबको पता है। देन उसके बाद एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, देखिए आप उस टाइम में जो आता 16% कंट्री एज ए होल था, और जो फीमेल का लिटरेसी रेट था वो कितना था, 7% ना। उसके बाद में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये कितना था, 218, और अभी प्रेजेंट में कितना है, 33%। ये सब एनसीईआरटी का डेटा है। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम में 32 ईयर्स था, और अभी जो प्रेजेंट में है वो कितना है, 69। देन उसके बाद देखिए ये आ गया एग्रीकल्चर, जो मैं डिस्कस कर रहा था कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग डेटा है। तो ये 70 to 75% एनसीईआरटी में रेंज में दे रखा है। देन उसके बाद में द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर ओनली 10%, और सर्विस सेक्टर कितना था, ये भी रेंज में दे रखा है 15 to 20%। ना तीनों सेक्टर का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ हो गया ना। ब्रिटिश रूल्ड रेलवे, व्हेन वाज रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1950 में। और जो फर्स्ट ट्रेन थी, जो फर्स्ट, वो कब स्टार्ट हुई थी, बॉम्बे विद द थाने 1854 के अंदर। तो ये दोनों डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में ये आ गया पोस्टल, फर्स्ट पोस्टल स्टैंप, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा बट मैंने डाल दिया 1852। और ये एनसीईआरटी का डेटा है जो टाटा एयरलाइंस, तो उसके बाद में एयर इंडिया बना और अब वापस वो टाटा के पास चला गया। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर जो एयरलाइंस, जो एविएशन सेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस किया था वो टाटा ने किया था, और वो टाटा एयरलाइंस था जो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1932 में। उसके बाद में वो गवर्नमेंट के पास चला गया एयर इंडिया, और अभी वापस
वो किसके पास आ गया, टाटा के पास। तो देखिए ये सारा एविएशन सेक्टर के बारे में, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। तो ये तो डेटा है जो आपको याद करना है फॉर द 1 मार्क्स, और ये तो याद होना चाहिए आपको। ये 1 मार्क्स में किसी भी फॉर्म में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, असर्शन रीजन में, किसी भी फॉर्म में आपने देखा ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है। अब ये याद करने के बाद एक तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन तैयार हो गए, दूसरा इससे आपकी टारगेट स्टडी भी तैयार हो रही है। कैसे? शुरू से आप देखेंगे तो यहाँ देखिए एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ देखो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जमींदारी सिस्टम, वो जमींदारी सिस्टम व्हेन वाज इंट्रोड्यूस, और वो तो ये सारा जमींदारी वाला पार्ट कवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा भाई आपको एग्रीकल्चर में जो टारगेट स्टडी है वो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कोजेज ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो वो थीम उसमें भी 2 कोजेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो जमींदारी और दूसरा कमर्शियलाइजेशन। वो 2 इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से शॉर्ट नोट्स के लिए तैयार करने। बाकी तो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द यूथ इंडिपेंडेंस अगर आप रीडिंग लगा के भी चले जाओगे तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसलिए इस तरीके से आप उसकी डेट भी याद कर लो और उसको टारगेट स्टडी भी कर लिया। उसके बाद में फिर देखिए नेक्स्ट जो आता है वो इसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जैसे टिस्को आ गया 1907 और स्वेज कैनाल, ये तो अलग ही फॉरेन ट्रेड में आ गया। तो ये इसका ये जो डेटा है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक डेटा दे रखा है टिस्को का। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो क्या याद करना है आपको, 3 पॉइंट तैयार करने हैं टारगेट स्टडी में। फर्स्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का शॉर्ट नोट तैयार करना है, सेकेंड लॉप साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्री, और थर्ड क्या है कैपिटल गुड्स वर लेकिंग। तो उन तीनों पे शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, बाकी आप सारा रीडिंग लगा लेंगे। देन उसके बाद में फॉरेन ट्रेड जिसमें स्वेज कैनाल वाला आ गया डेटा, उसके अंदर अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड के अंदर सब कुछ रीडिंग लगाने लायक है, बस एक आपको ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ पे फोकस करना है। देन उसके बाद फिर आ गया ये डेमोग्राफिक का तो सारा डेटा, डेमोग्राफिक तो पूरा ही आ गया यहाँ। जो डेमोग्राफिक में और याद कुछ नहीं करना, टारगेट स्टडी कुछ है ही नहीं उसमें, बस ये डेटा ही है जो सारा आपको याद करना। ये अगर डेटा आपको याद होगा तो डेमोग्राफिक तो बस रीडिंग लगाने के बाद उसमें कुछ है ही नहीं, सारा आप अटेम्प्ट कर लोगे तो सारा डेटा आ ही गया। देन उसके बाद में फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी पूरा आ गया। देखो यहाँ तीनों के बारे में आ गया, एग्रीकल्चर में मैन्युफैक्चरिंग सर्विस तीनों के बारे में आ गया। बस इसके अलावा क्या बचा, रीजनल वेरिएशन का एक पॉइंट बचा। तो बस वो ऑक्यूपेशनल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 पॉइंट है। एक एग्रीकल्चर इज प्राइम ऑक्यूपेशन, सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ए बिली ग्रोथ, और उसके बाद में क्या है रीजनल वेरिएशन। उसके बाद में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर भी देखो सब कुछ आ गया। मेन डेटा की बात करें तो जिसमें रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, तो रेलवे और एक एविएशन का जो डेटा है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दोनों डेटा इसमें कवर हो गए, और आपको बस मेन जो तैयार करना है वो रेलवे ही करना है। और रेलवे में भी आपको क्या करना है, एक तो ये डेटा, और दूसरा कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया। तो वो भी हमने उस पर शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, वो हम कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर भी हमें टारगेट स्टडी करनी है और साथ में ये डेटा भी याद करना है। तो बताएं चैप्टर में, तो देखिए अब सेकंड चैप्टर में क्या है, चैप्टर का नेम क्या है, इंडियन इकोनॉमी इन बिटवीन 1950 टू 1990। ना इसके अंदर जो डेटा है वो पहले हम डेटा देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर उन डेटा के साथ हम फिर उसकी टारगेट स्टडी कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले से डेटा है आईपीआर, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1948, इसका तो एग्जाम सीबीएसई में क्वेश्चन आ भी चुका है। देन उसके बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ, हमें पता होना चाहिए। आजकल बच्चों को ये भी पता नहीं होता, हालांकि ये तो सबको याद है बट कई बार ऐसा हो जाता है। देन उसके बाद में इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन, ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग कमीशन व्हेन वाज एस्टैब्लिश, तो 1950, और चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे बताइए जी, बिल्कुल। देन उसके बाद फिर पीसी मेला नोबिस, ये क्वेश्चन भी आपको पता है कि एग्जाम में आ चुका है। आर्किटेक्ट, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग, इसी तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसको ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये भी डाल दिया। देन उसके बाद में 1990 से 1991 द शेयर्स ऑफ सर्विस सेक्टर का जो शेयर था वो कितना हो गया 40%, अब मोर देन द एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब 1990 के अंदर सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, जो दोनों के जस्ट डबल हो गया। जो आपने देखा था इंडिपेंडेंस पे बहुत कम था, तो जो बढ़ के इतना हो गया। देन उसके बाद में फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स वाज इंट्रोड्यूस, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1950 में, और लास्ट कब है वो कौन सा है 2012। तो ये दोनों डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स का ड्यूरेशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन 1950 से लेकर 1991 तक का है। देन उसके बाद में
जो इंटरमीडिएटरीज, जो हमारा लैंड रिफॉर्म्स था उसके अंदर अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज है, उसके अंदर एक डेटा होता है कि 200 लाख टेनेंट्स क्या हो गए, केम इनटू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट, तो ये भी एक डेटा इंपॉर्टेंट होता है। देन बेसिकली व्हेन वाज ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस, वैसे तो हमने पूरा प्रॉपर डेटा अपने नोट्स में लिखा हुआ है, 1965 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। बाकी जो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स हैं जो 1960 में दे रखा है ये। देन उसके बाद में इन द फर्स्ट फेज, अब आपको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन की 2 फेज थी, एक क्या थी फर्स्ट जो मिड 60s टू मिड 70s, और एक सेकंड जो क्या था मिड 70s टू मिड 80s। तो दोनों फेज के बारे में आपको पता होना चाहिए इनका रेंज। देन उसके बाद में सेकंड जो IPR आया 1950 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर अवर सिलेबस, तो वो है 1956 जिसमें देयर वाज अ 3-fold क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद में ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, कार कमेटी वाला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला 1955 का, ये भी एग्जाम में आ चुका है। 1950 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट वाज वन विच, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या थी, तो ये उसके हिसाब से डेफिनेशन भी बनती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, और ये इन्वेस्टमेंट लिमिट एज पर द NCERT हमारे को ये याद रखना है कि इनिशियली कितना था 5 लाख एंड देन बाद में कितना हो गया 1 करोड़। बाकी अगर लेटेस्ट की हम बात करें तो उसके बाद में 5 करोड़ हुआ और अभी प्रेजेंट में 10 करोड़ हो गया, बट NCERT के अकॉर्डिंग अभी भी 1 करोड़ ही है, तो हमें 1 करोड़ पे फोकस करना है। देन उसके बाद में प्रपोर्शन ऑफ GDP कंट्रीब्यूशन बाय द इंडस्ट्री, देखो सर्विस सेक्टर का तो हम पहले कर चुके हैं 40%, ये यहाँ देखिए, यहाँ देखा था हमने कंट्रीब्यूशन इन GDP इन 90s में कितना था, ये रहा 40.5%। ठीक है, अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सर्विस और एग्रीकल्चर। तो देखिए यहाँ दे रखा है proportion of GDP contribution by the industrial sector increase in the period from the 13% in 1950 to 90 to 24.6% and the 6% annually growth rate of the industrial sector during the, तो ये बहुत ही एक अच्छा ग्रोथ था कि जो सबसे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, उसका हमने देखा कि उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा और उसकी रेट भी बढ़ी। फिर आ जाइए नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन, ये नीति आयोग का क्वेश्चन आ गया कि व्हेन वाज एस्टैब्लिश नीति आयोग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2015। देन उसके बाद में ये एग्रीकल्चर सेक्टर का आ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका डिक्लाइन हुआ सिग्निफिकेंटली, पहले कितना था 59 से 34.9, तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो डिक्लाइन हुआ, और सर्विस और इंडस्ट्री का बढ़ा, जिसमें से सर्विस सेक्टर का 40.5, तो तीनों सेक्टर का हमें एक साथ भी याद कर सकते हैं। बट उसकी जो डिपेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट क्या रही, सेम ही रही, 67.5 था जो ऑलमोस्ट क्या रहा 64.9 ही रहा, तो वो डिपेंडेंसी आज भी एग्रीकल्चर की हमारी ज़्यादा ही है, बट हाँ उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। तो ये सेकंड चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो सारा मैंने कवर कर लिया एज पर द NCERT। अब इसमें हम टारगेट स्टडी करें, जैसे कुछ बच्चों का हमेशा ही ये प्रॉब्लम रहता है कि सर सेकंड चैप्टर बड़ा टफ लगता है, लेंदी लगता है, सर इसको कैसे पढ़ें, क्या करें, तो बच्चे इसको हम बहुत ईजी बना सकते हैं सेकंड चैप्टर को, और वो कैसे, एक तो इस डेटा से और एक टारगेट स्टडी से। तो देखिए टारगेट स्टडी बात करें तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर को पढ़ने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। फर्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम एंड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, सेकंड एग्रीकल्चर, थर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और फोर्थ क्या आ गया, फॉरेन ट्रेड। तो ये 3 तो आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड, तो वैसे भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं आप। और एक नया पार्ट क्या आया, बस फर्स्ट पार्ट इसका नया आया, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम एंड को गोल्स ऑफ 5। अब उसके बारे में इकोनॉमिक सिस्टम भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और तो मेन तो आपको क्या है गोल्स, और गोल्स में आपको पता है टारगेट स्टडी क्या है, जो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान है उसका लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव सारे इंपॉर्टेंट है, सब पे शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है, और इसके अलावा बस आपको क्या करना है, एक नीति आयोग पे शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, बाकी जो है बस ये डेटा कर लो, उसके बाद और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड डेटा क्या आ गया, एक तरीके से ये सारे फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड ये यहाँ तक, ये फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है सारा ना। अब उसके बाद फिर आता है सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बस मेनली तो एक ही जगह फोकस करना है, दैट इज लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे कितने 5 है, और उनको हमें अच्छे से तैयार करना है, शॉर्ट नोट्स उसके सारे कीवर्ड्स मैंने बता रखे हैं। सेकंड पार्ट जो है एग्रीकल्चर, उसमें क्या करना है, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि उसमें लैंड रिफॉर्म्स, और लैंड रिफॉर्म में भी 3 करने, एक तो अबोलिशन ऑफ जमींदारी जो इसके अंदर आ ही गया, जमींदारी वाला डेटा कि व्हेन वाज अबोलिश, और ये वाला डेटा, और इसके अलावा
सेकंड पॉइंट ओनरशिप राइट, और थर्ड सेलिंग्स, लैंड होल्डिंग, वो वाला 3 पॉइंट आपको तैयार करने हैं। और फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपको बस अचीवमेंट्स वाला टॉपिक तैयार करना है। तो आपको बस 2 ही टॉपिक आपको एग्रीकल्चर में करना है इन बिटवीन 1950, बाकी सारा रीडिंग लगाने से आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो 2 टॉपिक ढंग से तैयार करने, अच्छे से तैयार कर लो इन दोनों टॉपिक को। बाकी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिटवीन 1950 टू 1991 की आप रीडिंग भी लगाते रहोगे तो भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप 100% अटेम्प्ट कर लोगे। तो तैयार आपको 2 ही करने। देन उसके बाद में आता है ग्रीन रिवोल्यूशन का, ये सारा डेटा ही गया एग्रीकल्चर का। देन उसके बाद में ये सारा एग्रीकल्चर का पूरा डेटा, इतना डेटा याद करने के बाद बस वो 2 टॉपिक कर लो, कुछ नहीं। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको पता है कि उसमें 3 टॉपिक है, पब्लिक सेक्टर, आईपीआर और स्मॉल स्केल। तो उसमें से बस एक आईपीआर को ढंग से तैयार कर लो, बाकी पब्लिक सेक्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की आप रीडिंग लगा के रखोगे तो भी आप उसमें से आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत ईजी है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको एक ही टॉपिक तैयार करना है, आईपीआर। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है फॉरेन, जो आपका आता है फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो उस पर तो पूरा एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, और वो एक ही टॉपिक है छोटा सा, तो उसमें 3 पार्ट में आप उसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। पहले उसके अदर नेम, फिर उसका मीनिंग, फिर उसके ऑब्जेक्टिव और उसके मेथड्स। तो इस तरीके से 4 चीज़ें उसमें इंक्लूड कर लो और उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो और सेकंड चैप्टर खत्म। तो बताओ इससे इजी क्या हो सकता है सेकंड चैप्टर? इस तरीके से आप टारगेट स्टडी के साथ करोगे और बाकी आप चैप्टर की रीडिंग लगाओगे तो आई होप इजी हो जाएगा। सेकंड चैप्टर का लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ये नेम है। अब इसमें सबसे पहले देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो बेसिकली 1991 में तो था ही था, इकोनॉमिक वो रिफॉर्म्स था 1991 में, बट फाइनेंशियल क्राइसिस जो स्टार्ट हुआ था ना वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसमें डेटा दे रखा है 1980 से उसकी स्टार्टिंग हो गई थी। और आपको पता है कि हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे वो तो फोर्सफुली थे, हम तो उस टाइम में भी नहीं करते, बट हम इट वाज फोर्सफुली कि 1991 में हमें करना पड़ा। बट इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1980s में हो चुकी थी ना। उसके बाद में ये जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि उस टाइम में हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स था वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन पे आ गया था। और कितना आ गया था कि टू फाइनेंस इंपोर्ट मोर देन 2 वीक्स, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं बचा था। और अभी हम प्रेजेंट का डेटा भी डिस्कस करेंगे आगे। देन उसके बाद में हमने उस टाइम में जो लोन लिया 7 बिलियंस का लोन हमने क्या किया था, हमारे को आईएमएफ से मिला था। ये सारे एनसीईआरटी का डेटा है। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म कब हुआ? जुलाई 24, 1991। देन उसके बाद क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द, जो कंप्लीटली जो हमने क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस कब लगाई थी? इन बिटवीन 1950 टू 1991 क्लोज्ड इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वो कंप्लीटली रिमूव कब हुई? अप्रैल 2001 के अंदर। इसमें देखिए लिखा हुआ क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स एंड द एग्रीकल्चर और फुली रिमूव्ड। तो ये डेट भी एनसीईआरटी में दे रखी है। फिर उसके बाद में WTO व्हेन वाज फाउंड इस्टेब्लिश्ड तो 1955 में। और इससे पहले क्या था? गेट, इसका फुल फॉर्म, इसके भी ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। देन उस टाइम में जो मेंबर थे 23 कंट्रीज 1948 में। गेट व्हेन वाज इस्टेब्लिश्ड, गेट उसका मेंबर कंट्री, और इंडिया क्या था? एक मेंबर कंट्री था WTO का फाउंडर मेंबर। ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि वैसे एनसीईआरटी का डेटा नहीं है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, 1935 में स्टैब्लिश हुआ था और उसका नेशनलाइजेशन 1949 में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो बैंक्स है उनकी कितनी हो गई थी? 74%, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। देन ये MRPT एक्ट 1969, MRPT एक्ट का भी पता होना चाहिए। और GST व्हेन वाज इंट्रोड्यूस, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2017। और डिमोनेटाइजेशन, ये दोनों ही टॉपिक जो है वो अभी रिसेंटली हमारे सिलेबस में ऐड हुए हैं, तो दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी तैयार करना होता है और उसका डेटा भी इंपॉर्टेंट है। देन अब जो MRPT एक्ट था वो रिप्लेस हो गया किससे? कंपटीशन एक्ट। तो ये भी आइडिया होना चाहिए कि जो MRPT एक्ट तो कब आया था? इन बिटवीन 1950 टू 1990, IPR में, बेसिकली IPR में आया था ये। फिर उसको क्या किया? रिफॉर्म में इसमें क्या चेंज किया गया? इसको रिप्लेस कर दिया गया कंपटीशन एक्ट 2022। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चैप्टर सेकंड में था और चैप्टर थर्ड में, दोनों में रिलेट होता है कि किससे किससे रिप्लेस हुआ, कि बार क्वेश्चन आ सकता है इसका ना। द ग्रोथ ऑफ GDP इंक्रीज फ्रॉम 5.6% ड्यूरिंग द
80। वैसे अगर आपको देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स था 1950 से 1991, तो हमने एवरेज जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रखी थी वो अबव 5% रखी थी। तो ये अपने आप में एक तरह से रिमार्केबल अचीवमेंट था कि आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज ए ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद भी हमने 1950 से 1991 तक ऑन एवरेज जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो मोर देन 5% थी। सो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। देन 1980 टू 90 में तो ये क्या थी, ये रही, और उसके बाद 8.2% ड्यूरिंग द 2007-12, तो हम 8.2% तक भी इसको लेके गए। देन देखिए एफआई और एफडीआई हैज इंक्रीज फ्रॉम 100 जो डॉलर है, डॉलर 100 मिलियन से कितना हो गया, बिलियंस में चले गए, हम 30 बिलियंस में पहुंच गए। तो ये बहुत ही 1991 में था ये, और अभी 2017-18 का डेटा है, 30 बिलियंस का हमारा क्या है, एफडीआई और एफआईआईज, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट डेटा है। और यहाँ देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमारा उस टाइम में केवल 2 वीक पेमेंट का था, उसको भी हमने इंक्रीज करके देखो 6 बिलियन इन 1991 में था, अबाउट यूएसए $413 बिलियंस इन 2018-19। तो आप ये सोचिए, ये तो 18-19 का है। अभी लेटेस्ट में डेटा की बात करें तो 600 अराउंड 630 के आसपास है, 630 बिलियंस के अराउंड है, जो बहुत ही बड़ा होता है। इसका मतलब आज हमारे पास हमने कितना टाइम हमारा फॉरेन रिजर्व से बढ़ा लिया। आप देखो 1991 में हमारी क्या कंडीशन थी, जो 6 बिलियन था हमारे पास और ओनली 2 वीक्स पेमेंट का हमारे पास था, और आज हमने उस 6 बिलियन से हमने कितना कर लिया, 630 प्रेजेंट में लेटेस्ट। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ये डेटा याद रखना है ना। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट था वो 1922 में टारगेट कितना था, 2500 करोड़, और वो कितना अचीव कर लिया गया, 3045 करोड़। फिर 17-18 में कितना टारगेट रखा, 1 लाख, और वो कितना अचीव हुआ, इतना। तो ये क्या होता है, हर बार बजट में ये टारगेट है वो रिवाइज्ड होता है। तो हालांकि वो सारा तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं, बट जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो हमें याद रखने की जरूरत है। ये भी हालांकि वैसे इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो कम बनता है, बट जैसे इसका जो 3-4 मार्क्स में अगर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होता है तो उसमें वो काम आ जाएगा। तो ये पूरा डेटा आपको क्या है, सेकेंड चैप्टर में थर्ड चैप्टर में आपको ये डेटा याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है ना। अब इसकी टारगेट स्टडी करें हम थर्ड चैप्टर की, तो देखिए थर्ड चैप्टर में बेसिकली जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर लो थर्ड चैप्टर को। एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और लास्ट में उसका अप्रेजल ऑफ एलपीजी। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब उसमें से लिबरलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो लिबरलाइजेशन के अंदर रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन, जिसमें 5 पॉइंट्स हैं, 5 के 5 इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस पे शॉर्ट नोट्स आएगा, बट शॉर्ट नोट जरूर आएगा, इसलिए वो रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन 5 पॉइंट आपको पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, है ना, फिजिकल, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड, तो वो सारे हम पहले फर्स्ट चैप्टर में भी था, एग्रीकल्चर, ये तो सारा फॉरेन ट्रेड ये पढ़ते आ रहे हैं। तो वो सारे रिफॉर्म क्या क्या हुए थे वो 5 के 5 आपको पूरे तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें से किसी पे भी ये कन्फर्म में शॉर्ट नोट्स आएगा, बट किस पे आएगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो वो 5 के 5 आपको तैयार करने। अब अगर हम प्राइवेटाइजेशन पे जाए तो मेरे को नहीं लगता कि प्राइवेटाइजेशन पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अगर बनता भी है तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट वाला जो वो भी बहुत ईजी सा है, उसमें बस पॉइंट याद कर लो, डिटेल आप अपने मन से भी लिख सकते हो उसके अंदर। अदरवाइज तो जो प्राइवेटाइजेशन है उसको आप रेटिंग पे लगा लोगे तो वो आपका कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ खास उसमें है नहीं ना। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर WTO पे शॉर्ट नोट्स एक तो बनता है, बस वही तैयार करना है, और उस पर इंडियन इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट। बाकी तो सारा क्या आउटसोर्सिंग और वो उसकी मीनिंग और उसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो तो रेटिंग लगाने से तैयार हो जाता है। तो मेनली आपको ग्लोबलाइजेशन के अंदर WTO तैयार करना है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट फेवर अगेंस्ट उसमें पॉइंट याद कर लेने, और मेन फोकस आपको किस पे रखना है, जो अच्छे से तैयार करना है, वो है लिबरलाइजेशन, रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन। वो 5 पॉइंट है, उनके अंदर भी 4 पॉइंट्स है, तो वो आपको ढंग से तैयार पढ़ना है। और उसके बाद में अप्रेजल के अंदर आपको पता ही है कि उसके अंदर जो अचीवमेंट्स और क्या दे रखा है, लिमिटेशंस। तो अचीवमेंट्स तो क्या है कि जो प्रॉब्लम्स थी वही जाके वहाँ अचीवमेंट्स बन जाते हैं, तो वो पढ़ने से तैयार हो जाते हैं अचीवमेंट्स। तो अब उसमें से जो फेलियर्स हैं उनके अंदर
बेसिकली जो दो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज नेग्लेक्टेड, और एक दूसरा, मतलब कुल मिला के आपको 3 सेक्टर तैयार करने। तो अचीवमेंट के अंदर तो क्या आ जाएगा, सर्विस सेक्टर वाला जो है डेटा दे रखा है कि सर्विस सेक्टर का जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला इकोनॉमिक रिफॉर्म का वो सर्विस सेक्टर को मिला। तो सर्विस सेक्टर तो अचीवमेंट के अंदर आ जाएगा, और लिमिटेशन में क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उस पर तो सेपरेट क्वेश्चन आता है कि हाउ वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्टेड, हाउ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नेग्लेक्टेड। उसमें 4, एग्रीकल्चर में मैंने 4 पॉइंट्स कर रखे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने 3 पॉइंट्स कर रखे हैं। तो एक पूरा शॉर्ट नोट्स आपको तैयार दोनों पे करना होता है, और एक सर्विस सेक्टर का भी आपको अचीवमेंट में शॉर्ट नोट्स। तो जैसे अचीवमेंट में हमने सर्विस सेक्टर ले लिया, और फेलियर्स में हमने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर ले लिया। तो ये तो हमने तैयार करना ही है। इसके अलावा बाकी जो है वो जो अचीवमेंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो भी हमारा इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल हुआ, फॉरेन रिजर्व्स कितना बढ़ा, ये सारा डेटा इसमें फॉरेन रिजर्व्स का ये दे ही रखा है, उसी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है। तो ये हमारा जो बैलेंस ऑफ बीओपी है, तो सारा क्या करोगे आप, रीडिंग लगाओगे तो भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वो ये तैयार करना है। बाकी फिर जो नया पार्ट जो सिलेबस ऐड हुआ है वो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी हुआ है, तो उसकी डेट तो हमने यहाँ देख ही ली। अब उसके अलावा उसके बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं ये तो, कि उनके क्या मेरिट थे क्या डिमेरिट थे डिमोनेटाइजेशन के और जीएसटी के। तो आप रीडिंग लगा लोगे, एक बार रीडिंग लगा लोगे तो भी आप आराम से लिख के आ जाओगे। तो इस तरीके से सेकंड थर्ड चैप्टर के अंदर मेनली जो आपको फोकस करना है वो कौन कौन से टॉपिक आगे, रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन, देन उसके बाद में आर्ग्यूमेंट फेवर अगेंस्ट और प्राइवेटाइजेशन, देन डब्ल्यूटीओ का एक शॉर्ट नोट्स, देन उसके बाद सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, और बाकी सारा आप रीडिंग लगाने से भी इसको तैयार कर सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं चैप्टर 4, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो पहले हम डेटा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी टारगेट स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ डेटा, इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसको जो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो रिकॉग्नाइज हुई कौन से 5 ईयर प्लान्स में, तो 7th 5 ईयर प्लान्स था। ये भी एक डेटा ही एक तरीके से। देन उसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये मालूम है 2020 ये एनसीईआरटी में ये लेटेस्ट डेटा है। एनसीईआरटी में पता नहीं लगता कि कब अपडेट हो गई, तो मैंने तो अभी जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को पता लगा कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में भी बहुत कम से कम एक पूरा पेज है ना, 2 पेज कंप्लीट 2 पेज ऐड किए हैं एनसीईआरटी में। तो ये पूरा आप पढ़ना एक बार इसका। मैंने तो बस केवल डेट डाली है, उसके अंदर पूरा एजुकेशन पॉलिसी का पूरा डिटेल में नॉलेज इकोनॉमिक करके, नॉलेज इकोनॉमिक का पूरा उसमें दे रखा है। तो ये पूरा एक शॉर्ट नोट्स पूरा डिटेल डाला गया है अभी एनसीईआरटी में। तो ये एजुकेशन पॉलिसी वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखिए बिटवीन 2005 टू 2020 वी एक्सपेक्ट 20% राइज इन द एवरेज ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया टू जस्ट अबव द 7 ईयर्स। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि 7 ईयर्स जो है उसका एजुकेशन लेवल है वो बढ़ा है। ये भी एनसीईआरटी का डेटा है। फिर 1950 टू 2014 एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ये देखो ये 2 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो 7 मतलब ऑलमोस्ट 7.9 मतलब 8% से कितना हो गया 15.7 मतलब 16%, एंड द परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो पहले 0.6 था और कितना हो गया 4.1। तो ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एज ए टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और जीडीपी का परसेंटेज और टोटल एक्सपेंडिचर का दोनों का परसेंटेज, ये डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है। देन 2014-15 per capita public expenditure on the elementary education differs considerably across the state, as high as हिमाचल प्रदेश और लो एज बिहार। तो ये जो एजुकेशनल जो वेरिएशंस जो एजुकेशन का जो डिफरेंस सेक्टर के अंदर जो वेरिएशन है वो देखो सबसे ज़्यादा किस में है, हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा किस में है बिहार के अंदर। देन उसके बाद में और एजुकेशन का जो वेरिएशन है उसी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का वेरिएशन आएगा। तो इसका मतलब टॉप पे हिमाचल है और लोवेस्ट पे बिहार है। देन उसके बाद में एजुकेशन कमीशन, ये डेटा याद होना चाहिए कि एजुकेशन कमीशन 1964 टू 61 जिसने कितना रिकमेंड किया था 6% ऑफ जीडीपी शुड बी क्या होना चाहिए, खर्च होना चाहिए एजुकेशन पे, बट वो कितना हुआ है 4%। अभी करंट लेवल पे 4% से ज़्यादा हम नहीं गए हैं। तो ये एक वर्स्ट पार्ट है कि एजुकेशन पे खर्च बढ़ना चाहिए बट अभी भी नहीं बढ़ रहा है। फिर उसके बाद मजूमदार कमेटी
तो इनकी जो ये कब हुआ 1999 में आई, और इनका जो मेन जो था वो क्या था, एस्टिमेटेड ऑन एक्सपेंडिचर ऑन अराउंड 1.37 लाख करोड़ का इन्होंने सजेस्ट किया था, और ब्रिंग टू ऑल इंडियन चिल्ड्रंस द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स अंडर द रिव्यू ऑफ द स्कूल एजुकेशन। तो ये अभी एक डेटा हमें पढ़ के रखना चाहिए कि क्या पता इस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है ना। उसके बाद फिर आ गया राइट टू एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बनता है कि व्हेन वाज इंट्रोड्यूस 2009 के अंदर, ठीक है, और इसमें क्या था 16 to 14 ईयर्स, ठीक है ना। उसके बाद में एजुकेशन सेस, ये भी एक डेटा इंपॉर्टेंट है 2%। देन उसके बाद में NSSO, ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा है ये। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो इसमें ज़्यादा लिमिटेशन दे रखी है ना एजुकेशन सेक्टर की, जो चैलेंजेस वाला जो टॉपिक दे रखा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो उसमें दे रखा है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखिए जो है वो बेसिकली कौन, जो हु स्टडी द ग्रेजुएशन एंड द अबव, उसके अंदर रूरल एरिया में कितना 19%, और जो अर्बन एरिया है उसमें कितना है 16%। तो ये कितना अलार्मिंग सिचुएशन में है कि हमारी आज आप देख रहे हो जितना भी क्राइम हो रहा है तो सारा इसलिए तो होता है क्योंकि जो यंग जनरेशन होती है उसकी बहुत सारी वो डिमांडिंग होती है, उसके बहुत सारे उसको होता है कि मोबाइल भी खरीदना है, उसको 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसको बहुत सारी अपनी नीड्स फुलफिल करनी होती है। अब जब उनको जो भी नहीं मिलेगा तो वो फिर क्या करेंगे, वो ऐसा ही करेंगे, जो भी है क्राइम है, चैन स्कैनर्स बनेंगे, चोरी करेंगे, कुछ सारी चीज़ें। तो ये सारा जो रीज़न है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है यूथ में, क्योंकि और वो हमारा मेन रीज़न है एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है। तो उस वजह से एजुकेशन देखो, उसकी वजह से ग्रेजुएशन के बाद की हालत देख लीजिए आप कि 19% रूरल एरियाज़ में, 16% लोग क्या है अर्बन एरियाज़ के अंदर अनएम्प्लॉयड है। अब आगे फीमेल में देखिए आप, अगर फीमेल में आप देखेंगे तो 30%, देखिए वंस वर यंग रूरल फीमेल्स की तो आप देखो रूरल एरियाज में कितनी बुरी हालत है, 30% फीमेल्स क्या है अनएम्प्लॉयड, और अर्बन एरियाज में इसमें शायद नहीं दे रखा। इन द कॉन्ट्रास्ट ओनली द 3 to 6% ऑफ प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया वर अनएम्प्लॉयड। तो इस तरीके से ये जो डेटा है वो आपको दे रखा है ना। इसके बाद ये तो डेटा हो गया इसका इंपॉर्टेंट। अब इसकी टारगेट स्टडी की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो तो एक ही बनता है, और वो है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें 5 पॉइंट्स है, 5 में से किसी पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, एनी 1 आ सकता है, एनी 2 आ सकता है। तो उसको तो हमें तैयार करना ही है सारे कीवर्ड्स के साथ, तो एक तो वो तैयार करना है। दूसरा गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द एजुकेशन और हेल्थ, ये एक टॉपिक होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है। और एक जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ। और एक बस ये 3 टॉपिक आपको ढंग से तैयार करने। बाकी तो अगर आप ये एक्सपेंडिचर वाला जो था वो तो इधर कवर हो ही गया कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करता है एजुकेशन पे, वो तो यहाँ आ ही गया, डेटा से हो जाएगा। उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे, ये सारे देखिए उसमें पूरा यही तो सारा दे रखा है एक्सपेंडिचर में। ये एजुकेशन वाला जो सारा, ये सारा डेटा उसी का है, ये पूरा वो यहाँ कवर हो गया, डेटा में कवर हो गया वो टॉपिक। तो आपको बस 3 टॉपिक ढंग से तैयार करने हैं। सबसे पहला सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके बाद आपको क्या करना है इंटरवेंशन। ये 3 टॉपिक आपको ढंग से तैयार करना है, और बाकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप रीडिंग लगा लोगे और ये डेटा याद कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपने देखा है कि CBSE की जो लास्ट 3 ईयर्स के जो क्वेश्चन बैंक है, जो मैंने आपको स्कैनर दिया है, उसमें आप देख रहे हो कि इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा दे रखा है। अभी लास्ट ईयर 2023 में ये चैप्टर 7 मार्क्स का आया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है और बहुत इजी सा चैप्टर है। तो आप ये 3 टॉपिक इसमें तैयार करिए, बाकी की आप रीडिंग लगाइए। तो बताइए ना। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट तो कोई लेंथी चैप्टर है, सेकंड चैप्टर की तरह, बट है बहुत ईजी। तो आप इसके अंदर पहले हम डेटा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको टारगेट स्टडी बताऊंगा। तो इसमें टारगेट स्टडी से पढ़ोगे ना रूरल डेवलपमेंट को तो बहुत ईजी लगेगा, अदरवाइज ये भी बहुत लेंथी लगता है। तो देखिए पहले डेटा देख लेते थे इसमें। अब देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में 2 डेटा दे रखा है। एक तो ये दे रखा है कि इट इज़ बिकॉज वाई वी, उसमें दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कि भाई रूरल डेवलपमेंट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये 2 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आज अभी भी क्या है कि हमारे 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, रूरल इकोनॉमीज पे डिपेंडेंट है।
और उसी वजह से इंडिया के अंदर 1/4 जो पॉपुलेशन है वो स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो ये दो ऐसे रीजन है जिनकी वजह से रूरल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ इंडिया वांट टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, तो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ रूरल वी कांट इमेजिन, वी कांट बिकम डेवलप कंट्री। तो ये दो रीज़न हमें देखना है कि इस वजह से अगर हमें डेवलप्ड होना है तो रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दोनों एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस बेसिकली ना। उसके बाद द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 3% एनएम ड्यूरिंग द 1921 ये रहा है, ठीक है। और ड्यूरिंग 2014-15 द जीएपी जो कंट्रीब्यूशन जो है इसका रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी देखिए 1%। मतलब एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, डाउनफॉल होता जा रहा है उसकी। जो डाउनफॉल होना चाहिए एग्रीकल्चर में वो क्या होना चाहिए था, डिपेंडेंसी, जबकि कंट्रीब्यूशन तो बढ़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल वाइस वर्सा हो रहा है कि जो डिपेंडेंसी है वो तो जो है वो कम हो नहीं रही है, और जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी का है और जो रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या हो रहा है, स्टिल इज इन ए बैकवर्ड कंडीशन ना। उसके बाद में फिर मेजर चेंज occurred after 1960 when the India adopted social banking and multi agency approach। तो ये बेसिकली क्या दे रखा है, जो हमारे इनफॉर्मल फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सोर्सेज थे क्रेडिट के, तो उसके बारे में बता रखा है कि जो फॉर्मल सेक्टर जो मल्टी एजेंसी, एक क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली, क्या आ जाता है कि सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच व्हेन वाज अडॉप्टेड। तो ये पता होना चाहिए, मतलब बेसिकली जो इंडिया के अंदर फॉर्मल सोर्सेज है वो कब से पॉपुलर हुए, तो वही बेसिकली डेट है ये ना। उसके बाद 1995 थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी वॉज स्टार्टेड, मतलब इसका मतलब स्मॉल सेविंग बैंक। तो ये स्मॉल सेविंग बैंक जो है वो स्टार्ट हुआ, वो व्हेन वॉज स्टार्टेड, तो 1995 में स्टार्ट हुआ। फिर नाबार्ड कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 1982 में। फिर उसके बाद में द मे 2019 नियरली 6 करोड़ वुमेन्स इन द इंडिया हैव बिकम द मेंबर ऑफ 50 लाख विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो शॉर्ट नोट्स लिखेंगे उसमें भी डेटा काम आएगा, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। देन उसके बाद में अबाउट 10 to 15,000 पर, देखो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड दोनों डेटा शॉर्ट नोट्स में भी काम आ जाएंगे और 1 मार्क्स में भी काम आ जाएंगे। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, अनदर 2.5 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप एज ए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड फंड आर प्रोवाइडेड एज ए पार्ट ऑफ रिनोवेटिंग फंड्स। तो एक तरीके से कि गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया, कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उनकी प्रोग्रेस क्या रही, उससे रिलेटेड ये डेटा है सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड ना। उसके बाद फिर आता है रिसेंट ईयर्स ऑल द एडल्ट्स आर एनकरेज टू ओपन। या देखिए जनधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, रिसेंटली आपकी एनसीईआरटी में अपडेट हुआ है। तो जनधन योजना पे एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, और वो शॉर्ट नोट्स इतना भी कर लोगे ना आप, तो भी आप आराम से लिख लोगे कि व्हेन वाज इंट्रोड्यूस, उसका जनधन योजना क्या था, वो सब कुछ यहीं डाल दिया मैंने सारा, कि देखिए ये जो है इसका मोटिव क्या था वो भी सारा देखिए, कि अकाउंट एज पर द स्कीम नॉन एज जनधन योजना। देन दोज बैंक अकाउंट होल्डर्स कैन गेट 1 to, इसमें एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। और इसकी प्रोग्रेस के बारे में बता दिया कि बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती है, जो बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, वो सारे के सारे जो ट्रांसफर्स होते हैं वो इसी अकाउंट के थ्रू होते हैं। तो जनधन योजना के बारे में फंड कितना, टोटल फंड देखिए, ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड बैंक ऑल्सो कुड मोबिलाइज फंड कितना, 140 लाख करोड़ का फंड वो मोबिलाइज कर चुकी है, ठीक है। एंड दिस हैज लीड टू मोर देन 40 करोड़ पीपल्स, मनरेगा और ये सारी स्कीम। नाउ मोर देन 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द फार्म्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे इंडिया के अंदर जो फार्मर्स है उनका 10% जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है ना वो ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो ये भी एक डेटा दे रखा है। देन आपको रेगुलेटेड मार्केट, आपको पता है कि हमारे जो इंडिया में रेगुलेटेड मार्केट है वो बहुत ही लिमिटेड है, अभी उसकी नीड ज़्यादा है, डेवलपमेंट बहुत कम है। इसमें ये बता रखा है कि देयर इज स्टिल अ नीड टू डेवलप अबाउट 27,000 रूरल पीरियडिक मार्केट, मतलब रेगुलेटेड मार्केट डेवलप होने की ज़रूरत है। तो एक शॉर्टफॉल है अभी रूरल रेगुलेटेड मार्केट का। 2022 इंडियन पार्लियामेंट एक्ट 3 लॉज। तो जो 3 पिछली बार जो फार्मर स्ट्राइक हुआ था उस टाइम में किस वजह से हुआ था, जो एग्रीकल्चर जो एक्ट आए थे फार्म लॉज वो कब आए थे, 2020 में। तो ये भी देखो एनसीईआरटी में अपडेट कर दिया
तो ये भी अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, तो उसमें बस केवल डेट ही डाल रखी है, उनकी डिटेल के बारे में नहीं दे रखा तीनों एक्ट के बारे में, क्योंकि वो तीनों जो फार्म लॉ थे वो तो बाद में विड्रॉल करना पड़ा था। जो पिछली बार स्ट्राइक हुआ था तो फिर गवर्नमेंट को विड्रॉल करना पड़ा था, और इस बार जो अभी स्ट्राइक हुआ उसके अंदर जो फार्मर्स की मेन डिमांड है वो MSP को लेके है, तो उस पर भी गवर्नमेंट एग्री हो रही है, MSP पे भी। नाउ उसके बाद फिर ये जो तनवा जो ये है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, व्हेन वाज एस्टैब्लिश, तो ये एक बेसिकली जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन उसके बाद में लाइव स्टॉक देखिए, लाइव स्टॉक से रिलेटेड 70 मिलियंस जो है वो बेसिकली टुडे लाइव स्टॉक सेक्टर अलोन प्रोवाइड ऑल्टरनेट लाइवलीहुड। तो हमारे इंडिया के अंदर लाइव स्टॉक जो है वो बेसिकली बहुत ही बड़ा एक मतलब एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो उसका डेटा दे रखा है कि वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, तो एक डेटा दे रखा है वो। देन उसमें पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर 61%, और उसके अलावा फिर इसमें कैटल्स आ गई और बफेलोज। देन ऑपरेशन फ्लड, ये भी जो है वो वाइट रिवोल्यूशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, कभी डेटा आप याद कर लीजिएगा। और बाई हुम, किसने ये इंट्रोड्यूस किया था। देन उसके बाद में मिल्क प्रोडक्शन हमारा कितना परसेंट बढ़ा, 10 टाइम्स, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। प्रेजेंटली द फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इसमें 65% तो क्या है जो है वो परसेंट टोटल वैल्यूज ऑफ फिश प्रोडक्शन, एंड द बैलेंस 35% जो है वो कम फ्रॉम द मैरीन सेक्टर, और ये इनलैंड सेक्टर से आता है। देन उसके बाद में फिर टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट 0.9% ऑफ द टोटल GDP। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि हमारे इंडिया के अंदर जो GDP का कितना परसेंट होता है वो 0.9% है। देन उसके बाद में इवन दो वुमेन्स आर वर्किंग इन्वॉल्व इन द एक्टिव फिशिंग, बट 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन द एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% इन द इंटरनल मार्केटिंग। तो ये विमेन की रिलेटेड डेटा दे रखा है। हॉर्टिकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ गया। हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 1/3 हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, और जो GDP में है वो 6%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हॉर्टिकल्चर का। इंडिया हैज़, अब हॉर्टिकल्चर में देखिए शॉर्ट नोट्स लिखना है तो इतना सारा डेटा तो मेरे हॉर्टिकल्चर पे है ना, एनिमल हस्बेंड्री पे, और ये क्या बचा हमारे पास, फिशिंग, फिशरीज, तीनों के ऊपर हमें जो मेन डेटा है ये भी अगर आपने याद कर लिया तो इसके 2 in 1 फायदे हो गए। एक तो इससे क्या हो गया, आपका डेटा भी याद हो गया, और एक आपका क्या हो गया, शॉर्ट नोट्स भी इस पर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इंडिया इज एमर्जिंग वर्ल्ड लीडर। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर में जो इंडिया वो वर्ल्ड लीडर है किस किस के प्रोडक्शन में, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। तो ये बिल्कुल बाय नेम पता होना चाहिए, मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैसीनट्स, ये सारे पता होना चाहिए आपको कि कौन से जो है वो फ्रूट्स है जिनके अंदर हम वर्ल्ड लीडर है। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है वो हम किस में है, प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर। देन उसके बाद में द पीरियड ऑफ 1991 to 2003 इज नोन ए गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन बेसिकली किससे रिलेटेड था, हॉर्टिकल्चर से। और जो वाइट था वो क्या था, किससे रिलेटेड था, वाइट ग्रीन रिवोल्यूशन एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड था। और एक थर्ड कौन सा रिवोल्यूशन है, ब्लू रिवोल्यूशन, क्या था वो, क्या था, फिशरी से रिलेटेड था। नाउ अब देखिए लेटेस्ट डेटा इंक्लूड किया है ये अभी रिसेंटली, द पीरियड ऑफ 1991 to 2003 इज नोन एज द गोल्डन, हो गया सॉरी, अक्टूबर 2014 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ए न्यू स्कीम जिसमें संसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए बिल्कुल बहुत सारे डेटा है जो लेटेस्ट NCERT में मिलेंगे आपको, तो ये डेटा भी अभी लेटेस्ट NCERT में इंक्लूड हुआ है कि जो संसद आदर्श ग्राम योजना है व्हेन वाज इंट्रोड्यूस। तो ये डेटा भी आपका 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस तरीके से दीज आर द इम्पोर्टेंट डेटा। ना अब इसमें टारगेट स्टडी हम करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रूरल डेवलपमेंट जो है वो वैसे बड़ा लेंथी सा चैप्टर लगता है, बट वैसे बहुत ईजी है। देखो उसको टारगेट स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले आप आ जाइए एग्रीकल्चर फाइनेंस में, रूरल क्रेडिट में। रूरल क्रेडिट की अगर हम बात करें तो उसमें जो टारगेट स्टडी है वो एक तो शॉर्ट नोट्स आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप पे तैयार करना है। देखो फॉर्मल इनफॉर्मल तो डिफरेंस आप यूं पढ़ोगे तो भी वो तैयार हो जाएगा, तो उसको तो वैसे रीडिंग से हो जाएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज तो उसमें मेन जो तैयार करना है आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आपको एक बस शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, और एक इसका क्रिटिकल अप्रेजल
दो टॉपिक मार्क कर लो आप। रूरल क्रेडिट में 2 टॉपिक ढंग से तैयार करना है। एक शॉर्ट नोट्स ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसका डेटा ही मैंने इतना यहाँ दे दिया कि वो डेटा प्लस एक डेफिनेशन कर लोगे तो भी आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। और आपको इसका क्रिटिकल अप्रेजल करना है, जिसमें अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, तो वो एक पॉइंट आपको बस तैयार करना है। देन उसके बाद फिर हम चलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर बेसिकली एक ही टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है जो इनिशिएशंस और जो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसमें बेसिकली 4-5 पॉइंट्स हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटेड मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, और वो सारे दे रखे हैं, तो वो सारे तैयार करने होते हैं। तो ये जो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तैयार करना है। उसके बाद फिर हम चलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपको बेसिकली वैसे सारा रीडिंग लगाने लायक है, बट उसमें जो शॉर्ट नोट्स तैयार करना होता है वो एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज पे करना है। तो उसके लिए जो डेटा इधर आपने देखा वो डेटा याद कर लोगे, प्लस उनकी डेफिनेशन और एरिया ऑफ प्रोडक्शन और उसके एडवांटेज 3 पॉइंट वो प्लस ये डेटा डाल दोगे तो वैसे बहुत वो वैसे तैयार हो गया, मतलब उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। एक तैयार कर लो उसमें, जैसे आपने क्या ले लिया, एनिमल हस्बेंड्री ले लिया। एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग अपने नोट्स में प्रॉपर तरीके से दे रखा है, पॉइंट में मीनिंग कर लिया, उसका एरिया ऑफ प्रोडक्शन कर लिया, उसका सिग्निफिकेंस कर लिया, और उसका डेटा, जैसे जो वाइट रिवोल्यूशन था, ऑपरेशन फ्लड, और इस जो भी डेटा दे रखा है वो, अगर ये आपने करके आप एक तैयार कर लिया, वैसे ही बस बेस वही रखना है। इसी तरीके से आप फिशरीज में मीनिंग, एरिया ऑफ प्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, उसके डेटा, उसकी लिमिटेशन, फिर ऐसे ही आप क्या कर लो, हॉर्टिकल्चर मीनिंग, एग्जाम्पल, एरिया ऑफ प्रोडक्शन के डेटा, उसके सिग्निफिकेंस, उसके लिमिटेशन। तो एक बेसिस आप बस एक टेबल बना लो इसके, तो 6 बेसिस मैंने करवा भी रखे हैं, 6 बेसिस आपको मार्क करने, और 6 बेसिस लेके एक टेबल बना लो तीनों की, और वो तीनों को करके आप आराम से इसका शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। तो बस ये नोट तैयार करना है। तो इस तरीके से फिर लास्ट में क्या बचता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो तो बहुत ईजी है, वो तो आप डायरेक्ट रीडिंग लगाने से। तो इस तरीके से रूरल डेवलपमेंट में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से टारगेट स्टडी करके जो तैयार करने वो टॉपिक ढंग से तैयार कर लो, बाकी आप रीडिंग लगा लो। अब ये भी चैप्टर जो बच्चे हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, वैसे ज़्यादातर बच्चे इसमें कंप्लेन करते हैं कि सर ये चैप्टर तो एक बार दोबारा और पढ़ा ही दो, थोड़ा कम समझ में आया। और क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। बट पहले हम इसमें जो डेटा है, इसमें डेटा बहुत सारा है, जो इसका डेटा है जो याद करने वाला वो हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये सबसे ईजी चैप्टर है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, क्यों लगता है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। पर पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, डेटा जो है वो देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेटा क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखिए, ड्यूरिंग 1718 इंडिया हैड अबाउट कितना था, 471 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स। ठीक है, तो टोटल वर्क फोर्स इंडिया का जो था वो 2017-18 में क्या है, डेटा इंपॉर्टेंट है, 471 मिलियंस, ये आपको पता होना चाहिए। उसमें से क्या दे रखा है कि द रूरल वर्कर्स कितने हैं, 2/3 ऑफ द 471 मिलियंस, और बाकी जो है वो क्या है, अंडरस्टूड है कि अर्बन एरियाज़ का है। और इसके अंदर भी जो मेन जो है वो मेजोरिटी ऑफ ज़्यादा है, 77% जो है वो जो वर्क फोर्स है उसमें जो 77% है वो मेंस का कंट्रीब्यूशन है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो फीमेल्स है। तो इसका मतलब फीमेल्स बहुत ही कम वर्क फोर्स में इंडिया के अंदर है ना। उसके बाद विमेंस वर्कर्स अकाउंट ओनली 1/4, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऊपर। फिर उसके बाद में वेयर इज अर्बन एरियाज, अच्छा उसके अंदर जो ओवरऑल फीमेल्स है वो कितनी रहे भाई, 77 वो आ गया, तो रिमेनिंग पार्ट फीमेल है। उसके अंदर भी वेरिएशन है, कैसे, जो अर्बन में रूरल में है वो ज़्यादा और अर्बन में क्या है, कम है, तो उसका पॉइंट दे रखा है। देन फॉर एवरी 100 पर्सन्स अबाउट 35%, तो ये हमारा क्या आ गया, पार्टिसिपेशन रेट आ गई। तो इंडिया की पार्टिसिपेशन रेट कितनी है, 35%। मतलब आप सोचिए कितनी बुरी हालत है इंडिया की, इंडिया के अंदर 35% लोग क्या है, वर्किंग है, बाकी जो है वो रिमेनिंग क्या है, 65% जो है वो डिपेंडेंसी रेशियो हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो ये 35% हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है। उसके अंदर भी देखिए अर्बन के अंदर 34 है जो कम है, और रूरल में ज़्यादा है। और उसके अंदर भी आप देखिए फीमेल में भी देखिए आप कि जो है 14 जो है वो एंगेज इन द सम
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अर्बन एरियाज़ में, जबकि रूरल के अंदर ये भी ज़्यादा है। इसके रीज़न हमने डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अर्बन में कम क्यों है, रूरल में ज़्यादा क्यों है। दोनों के रीजंस हम डिस्कस करते हैं कि मेन जो रूरल अर्बन एरियाज़ में जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि रूरल अर्बन में क्यों डिफरेंस है, और फिर जो फीमेल्स है वो रूरल अर्बन में उनमें क्या डिफरेंस है, इसका सारा हम डिस्कशन करते हैं। इनके सेपरेट टॉपिक पे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो सारा हमने नोट्स में डाल रखा है। देन उसके बाद फिर आता है अबाउट 52% वर्क फोर्स इन इंडिया बिलोंग द सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपको 3 डेटा याद रखना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कितने % लोग काम करते हैं, एक तो पार्टिसिपेशन रेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो एक तो टोटल वर्क फोर्स ध्यान रखना है, फिर उसके बाद में पार्टिसिपेशन रेट ध्यान रखनी है जो मेन डेटा है। उसके बाद में आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कितने % लोग हैं, 52% है। फिर उसके बाद में जो रेगुलर है वो 25% दे रखा है, 25%, और कैजुअल कितना है, तो ये 3 आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कैजुअल 25 है और जो रेगुलर है वो 23% रहा। तो देखिए इस तरीके से आपको सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है 52 और कैजुअल 25% और जो रेगुलर है वो 23% जो है। एनसीईआरटी में 23 दे रखा है। तो ये डेटा तो बिल्कुल आपको वर्बली याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा है बहुत। दोबारा बता रहा हूँ, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वर्किंग पॉपुलेशन, उसमें से फिर हमारी पार्टिसिपेशन रेट कितनी निकल के आ रही है, हालांकि हमने तो उसका फॉर्मूला भी डिस्कस किया कि कैसे निकलता है। फिर उसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड कितने, कैजुअल कितने और रेगुलर कितने। तो ये तो बिल्कुल याद रखने वाले डेटा है जो हमें हमेशा याद रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बनता है ये ना। उसके बाद में फिर अबाउट 44.6% वर्कफोर्स आर इन द प्राइमरी सेक्टर। अब देखिए तीनों सेक्टर का डेटा याद है, ये भी वैसे याद हो जाता है तीनों सेक्टर में कि किस सेक्टर में कितना ऑक्यूपेशनल। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुका है। फर्स्ट चैप्टर का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, तो वो डेटा आपको याद है, तो इसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आप हमेशा परमानेंट याद हो जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि 70 to 75% एग्रीकल्चर सेक्टर था, 10% क्या था इंडस्ट्री था, और 10 to 15% 15 to 20% सर्विस सेक्टर था। तो वो डेटा वैसे याद रखना है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। उसी के साथ इसको क्या कर दो, अपडेट कर लो एक तरीके से। तो देखिए 44% क्या हो गया, वर्कफोर्स आर प्राइमरी सेक्टर हो गया। सेकेंड क्या हो गया 24, और इसमें 31%, और ये डेटा है 17-18 का। तो वो डेटा कौन सा था 51 का, 50 का, और ये 17-80 का। तो इस तरीके से आप दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो इसमें मालूम है 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं। इतना से तो डेटा याद करने से आपके 3 टॉपिक पे आप आराम से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप कर लोगे। इनमें से आना जरूर है डेफिनेटली। एक तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी कवर हो गया। दूसरा सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, तो उस पर अगर आता है तो वो तैयार हो गया। और थर्ड जो आता है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस वाला जो क्वेश्चन आता है, उसके अंदर भी दोनों का कंपैरिजन ही तो करना होता है कि 17 का और 50 का और 17-18 का, तो वो क्वेश्चन वहाँ से भी तैयार हो जाता है। तो भाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया, क्या स्ट्रक्चरल चेंज आया, तो एक चेंज का क्वेश्चन बनता है, एक स्टेट का क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से 3 टॉपिक आपके तैयार होते हैं इसमें। तो ये छोटा सा एक डेटा आपको बस एट द टाइम इंडिपेंडेंस वाला याद रख लो, उसको इससे अपडेट कर लो, बस इतना ही तो करना है। कर सकते हो आप आराम से, यस और नो? यस सर। ना उसके बाद फिर देखिए 70 to 73, 74% ऑफ वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो वो डेटा तो वही आ गया, वापस रिपीट हो गया, तो इसको मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं है, वही डेटा मैं डिस्कस कर रहा था। इसमें आप 74 की बजाय 50 वाला डेटा याद रखिए, ये स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन में आप 74 वाला डेटा ना लेके 50 वाला लीजिए और 17-18 वाला, तो उसी से ये तैयार कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वही दे रखा है ये, तो ये सारा वही दे रखा है ना। उसके बाद में भी लर्न दैट 2011-12, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो हम ये तो डिस्कस कर चुके कि 437 मिलियन। अब देखो 2 तरीके का डेटा दे रखा है, एक तो ये 2011-12 के अकॉर्डिंग दे रखा है, और जो शुरू में दे रखा था ना वो दे रखा था 17-18। तो 17-18 में 4731 मिलियन वर्कफोर्स दे रखा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एनसीईआरटी में 2 डेटा दे रखा है, दोनों याद करना है हमारे को। और 2011-12 के अंदर 473, ये दोनों डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में, तो दोनों डेटा हमें याद करना है। अब इसमें से देखिए देयर वर 30% वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, टोटल वर्क पॉपुलेशन तो ये डेटा याद करना ही है कि वर्किंग पॉपुलेशन हमारी कितनी है 473 मिलियंस, और उसमें से 30% क्या है जो है फॉर्मल सेक्टर में, और बाकी क्या है इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है।
और अबाउट एनी 6%, रेस्ट 90% क्या है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो ओनली 6% कहाँ है जो है वो, देखिए ये तो क्या हो गया मिलियंस वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर हो गया। अब अबाउट ओनली 6%, इसका जो 6% है एंड द रेस्ट 90% आर द इनफॉर्मल। तो वो मतलब परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये नंबर्स में डेटा है और ये परसेंटेज में डेटा है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। और फिर के बाद आउट 30 मिलियन ये उसका दे रखा है, ये परसेंटेज की जगह उसको क्या दे दिया, नंबर्स की जगह, तो दोनों का नंबर्स और परसेंटेज दे रखा है केवल, है ना। और ओनली अबाउट 21% फॉर द वीमेन। अब उसके अंदर देखो फीमेल का डेटा दे रखा है कि जो 6 मिलियन जो फीमेल्स है उसके अंदर 20% जो है वो है, देखो वर्कफोर्स ओनली तो फॉर्मल सेक्टर उसमें कितनी है 6 मिलियन, उसके अंदर केवल 20% क्या है फीमेल है, और इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कफोर्स है वो 69% ऑफ द वर्कफोर्स। तो इस तरीके से ये बेसिकली क्या दे रखा है, टोटल वर्कफोर्स दे रखा है, नंबर्स में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, फिर उसके अंदर क्या दे रखा है फॉर्मल इनफॉर्मल दे रखा है, और उसके अंदर फिर फीमेल का दे रखा है। तो इस तरीके से पूरा डेटा दे रखा है। जो एक फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर वाला जो टॉपिक है ना उसके ऊपर डिफरेंस में और उस पर शॉर्ट नोट्स पे टॉपिक काम है, वो टॉपिक पूरा कवर हो जाता है इसमें, और ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। नाउ द लेटेस्ट 1950 shows the 1/3 of agriculture works और इंडिया इज ए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में दो ही अनएम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट बनते हैं, डिसगाइज्ड और सीजनल। तो उसके अंदर इन पे शॉर्ट नोट्स ऐसे भी तैयार करना, तो ये डेटा दे रखा है कि वो, और लास्ट में नरेगा जो महात्मा गांधी वाला जो डेटा है मनरेगा जो अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स वाला, तो वो व्हेन वाज इंट्रोड्यूस, वो कब हुआ और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये एक शॉर्ट नोट्स के लिए ये आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये डेटा जो है एम्प्लॉयमेंट में आपको याद करना है। बाकी तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी टेबल्स दे रखी है, हालांकि जो सारी टेबल्स दे रखी है उसका मेन सारा मैंने यहाँ कवर कर दिया है। बट अगर आप इसको अभी भी आपको एक टफ लग रहा है तो इसका शॉर्टकट ऐसे मार लो आप, तो कि आपको टोटल जो वर्कफोर्स है उसका डेटा नंबर्स में डेटा याद करना है, परसेंटेज में डेटा याद करना है, उसके बाद में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो करना है, और भी पार्टिसिपेशन रेट में रूरल अर्बन का करना है और फीमेल्स का करना है रूरल अर्बन में। और उसके बाद फिर आपको सेक्टरल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में कर ही रखा था, और 17-18 के अकॉर्डिंग कर लो, और फिर इन दोनों का डिफरेंस करना है, और बाकी जो है फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर का। तो ये मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखो तो बस यहाँ आपको फोकस करना है, मतलब इतना इसको आप टफ मत बनाओ, इसको ईजी बना लो इस तरीके से। और फिर भी अगर आपको टफ लगता है तो बस आप तो क्या करो, इसकी बार बार रीडिंग लगाते रहो बस, क्योंकि रीडिंग लगाने से आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और जब वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा वो तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा। तो अपने आप को प्रेशराइज मत करना, अगर फिर भी आपसे याद नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती मत करना कि इसको रट्टा मारने की कोशिश करें, लिंक क्रिएट करना जैसे मैंने बताया, फिर भी नहीं होता है तो आप बस केवल आप तो रीडिंग लगाते रहिए, रीडिंग लगाते रहिए, वो ऑटोमेटिकली आपको 1 मार्क्स में तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाकी शॉर्ट नोट्स में अगर आपको लिखना है डेटा तो तभी लिखना जब आप 100% आपको याद हो, अदरवाइज स्किप ही मार देना आप, क्योंकि डेटा के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है लिखने के लिए, तो आप वो लिख देना। सो फिर डेटा उसमें यूज़ मत करना, डेटा तभी यूज़ करना आप जब आपको 100% याद हो, तो ये आप डेटा यूज़ करना, गलत डेटा आप मत डाल देना, तो फिर मार्क्स नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट में टारगेट स्टडी की अगर हम बात करें तो क्या टारगेट स्टडी निकल के आती है, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन रेट वाला टॉपिक जो ऑलमोस्ट यही सारा कवर हो गया, पार्टिसिपेशन रेट वाला पूरा का पूरा पॉइंट, इसका डेटा सारा आ गया कि टोटल पार्टिसिपेशन रेट कितनी है, रूरल अर्बन में कितनी है, और फीमेल्स में रूरल अर्बन में। तो आप सोचो इसके डबल फायदे हो गए, ये 1 मार्क्स में भी कवर हो रहा है और टारगेट स्टडी में भी कवर हो रहा है। तो पार्टिसिपेशन रेट वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है उसमें। उसके बाद फिर जो बनता है वो जो सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर बेसिकली टेबल के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें कोई डेटा वेटा याद करने की जरूरत नहीं, वो उसमें टेबल के क्वेश्चन बनते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स है वो सेक्टर वाइज हो सकती है, जेंडर वाइज हो सकती है, एरिया वाइज हो सकती है। तो उसके अंदर आपको कोई डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स के अंदर टेबल दे रखी है, उस टेबल का कैसे एनालिसिस करना है बस वो देखना है, टेबल में डेटा देके कैसे लिखना है बस वो आपको नोट्स में दे रखा है कैसे वो करना है। तो उसमें आपको कोई बर्डन नहीं लेना है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में आपको जो टारगेट स्टडी याद रखनी है उसमें कोई टारगेट स्टडी नहीं है, उसमें बस टेबल का क्वेश्चन आएगा तो वो तो वैसे हम कर लेंगे। अब जो टारगेट स्टडी आती है वो आती है जॉबलेस ग्रोथ और उसमें कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के लिए बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो डेटा था ना
कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स में वो 3 डेटा मैंने याद करवाया, वो 3 डेटा याद रखना है। सेल्फ एम्प्लॉयड कितना परसेंट है, 52, कैजुअल कितने, 25, और रेगुलर्स कितने हैं, 22, 23। तो वो डेटा आपको याद है तो आप उस डेटा से आराम से बता सकते हो कि जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा जो है वो कौन सा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। बट वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी किसकी वजह से आपको पता है, एग्रीकल्चर की वजह से, तो इस वजह से वो डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब अगर सबसे ज़्यादा होना क्या चाहिए था, रेगुलर, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड, और फिर क्या होना चाहिए, कैजुअल। बट यहाँ कैजुअल सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो अब इसके लिए आपको एक डेटा और याद करना पड़ेगा। जैसे ये डेटा दे रखा है किसका, ये डेटा दे रखा है आपको 50 का, इसमें 2 डेटा लेना पड़ेगा, एक 51 का और एक आपको लेटेस्ट। तो वो उसमें दे रखा है, बुक में दे रखा है। तो एक डेटा तो आपको याद हो ही गया, बस एक डेटा आपको और याद करना, तो आपको बस ये बता देना है कि अर्लियर इन 50s में ये था और रिसेंट में ये हो गया। तो उसमें आप देखोगे कि कैजुअल वर्कफोर्स है वो स्टिल इंक्रीज हो रहा है, तो इसी को हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोलते हैं। तो एक कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स वाला जो टॉपिक है उस पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो उस पर आपको एक तैयार करना है, वो एक शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है। देन फॉर्मल इनफॉर्मल एक टारगेट स्टडी का पार्ट है, और एक शॉर्ट नोट्स ऑन द डिस्गाइज और सीजनल एम्प्लॉयमेंट। बस ये आपको क्या करना है, इसमें टारगेट स्टडी है। तो एम्प्लॉयमेंट में आपको टफ लगता है ना एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, तो उसका बेस्ट तरीका है कि उसकी टारगेट स्टडी को आप फोकस कर लो। तो देखो एम्प्लॉयमेंट में टारगेट स्टडी क्या आ गई, सबसे पहला टॉपिक क्या आ गया, पार्टिसिपेशन रेट ढंग से तैयार करना है। सेकंड आपको कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और जॉबलेस ग्रोथ, इन पे शॉर्ट नोट्स। तो देखो बेसिकली 4 टॉपिक इसमें तैयार करने होते हैं। पहले तो आप एम्प्लॉयमेंट चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में 4 टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, और अनएम्प्लॉयमेंट में बस 2 टॉपिक पे। तो 4 टॉपिक कौन कौन से, पार्टिसिपेशन रेट, जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन। ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनमें से 101% एक तो आएगा, 2 टॉपिक पे भी आ सकता है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो ये 4 टॉपिक आपको ढंग से तैयार करने हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, पार्टिसिपेशन रेट, जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन। तो ये 4 टॉपिक बहुत ही, दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये पूरे एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया की पूरी कंडीशन बता देते हैं। पार्टिसिपेंट रेट से पता लग जाता है कि हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, फिर जॉबलेस ग्रोथ से में पता लग जाता है, कैजुअलाइजेशन से पता लग जाता है, और इनफॉर्मलाइजेशन से। तो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 99 क्या 101% इन चारों में से एक तो 101% आपको मिलेगा। हो सकता है 2 पे भी क्वेश्चन मिल जाए, बट एक पे तो 100% मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पे क्वेश्चन नहीं आए, ये चैलेंज है, तो इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये 4 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे बस एक शॉर्ट नोट्स आपको 2 तैयार करने, एक डिस्गाइज पे और एक सीजनल पे, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बाकी पूरा चैप्टर आपको क्या करना है, बस रीडिंग रीडिंग रीडिंग। और इसमें जो टेबल्स दे रखी है उनको आप टेंशन मत लो, उन टेबल्स के बस उनका टेबल का जो डेटा वो याद करना नहीं है। उस टेबल का क्वेश्चन कैसे आएगा, वो टेबल ऑलरेडी एग्जाम में आएगी, और उसको देख को आपको उसको क्या करना है, इंटरप्रिटेशन लिखनी है। तो वो नोट्स में बता रखा है कैसे लिखनी है, मैंने भी समझा रखा है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बहुत ईजी चैप्टर होता है। मैंने कहा था ना कि आपको एम्प्लॉयमेंट चैप्टर बच्चों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि वो उसको क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। अब सारा डेटा टेबल का तो वो बर्डन हो जाता है, तो आपको इसमें कुछ भी रटने वाला जो डेटा है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, और बाकी जो आपको डेटा सारा का सारा टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो तो आपकी लॉटरी है, वैसे इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। और बाकी जो शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, जो टारगेट स्टडी करनी है, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं एनवायरमेंट। देखिए एनवायरमेंट में देखिए अब जिस चैप्टर के अंदर पहले डेटा डिस्कस कर लेते हैं टारगेट स्टडी, तो वैसे मैंने देखा था कि इसमें तो कोई डेटा होगा ही नहीं, बट जब मैं इसको डेटा देखा एनसीईआरटी में तो मेरे को सरप्राइज हुआ कि इसमें तो बहुत सारा डेटा दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले यूएनओ कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड डेटा आ सकता है कि ये कब हुआ और कहाँ हुआ, तो ये डेटा आपको देखना है। देन उसके बाद में रिडक्शन अप्रोक्सीमेटली 5%, मतलब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर वो कितना परसेंट हो रहा है, तो 5% हो रहा है 1980 मतलब 79 से लेके 90s में। इंडिया हाँ साइंड मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये क्या होता है बेसिकली, ये जो है बैनिंग द यूज ऑफ CFC, ठीक है ना। तो इसके ऊपर रिलेटेड ये कुछ प्रोटोकॉल था, तो उस पर पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, और ये कहाँ हुआ था, लंदन के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। और इंडिया अलोन अकाउंट नियरली 8% ऑफ द वर्ड्स क्या है, आयरन ओर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, हमारे आयरन ओर कितना परसेंट है। देन उसके बाद
फिर आता है ये चिपको और अपिको, तो इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि चिपको और अपिको में क्या डिफरेंस है और किस रीजन से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली क्या था, चिपको मूवमेंट नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड था और जो अपिको वो साउथ इंडिया से रिलेटेड था। मोमेंट क्या था, वो कब था, ये सारा इसमें दे रखा है, तो आपको ये पढ़ लेना है। देन उसके बाद में फॉरेस्ट लैंड, ये देखिए इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड है वो कितनी है, 0.6, होनी कितनी चाहिए 0.47। फिर उसके बाद में इंडिया सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 17%, ये डेटा तो सबको याद होना चाहिए। देखो इंडिया जो है वो 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है वो हमारी जो परसेंटेज पॉपुलेशन का वो कितना आता है 17%। एंड 20% ऑफ लाइव स्टॉक, बताइए आप, लाइव स्टॉक हमारे पास इतना ज्यादा है, वो 20% ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा है ऑन द नियरली 2.5%। और जो एरिया है वो हमारे पास कितना है 2.5%। तो इसका मतलब इंडिया इज ओवर क्राउडेड कंट्री। अब चाइना और इंडिया में ये तो फर्क है, चाइना और इंडिया में जस्ट अपोजिट होता है, वहां एरिया ज्यादा है और ये कम मिलेगा, जबकि इंडिया के अंदर उल्टा हो रहा है सारा। तो इसलिए इंडिया इज ओवर क्राउडेड कंट्री, ठीक है, क्योंकि इसका जोग्राफिकल एरिया 2.5 है, जबकि इसके अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन और जो एनिमल लाइव स्टॉक है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद में हाई डेंसिटी, और ये डेंसिटी जो है वो इसलिए ज्यादा आती है, ठीक है, लाइव स्टॉक एंड कंट्री एज ए रिजल्ट विच द कंट्री लॉस 0 पॉइंट, तो ये डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है लाइव स्टॉक की भी और पॉपुलेशन की भी। तो उस वजह से क्या होता है, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 0.8 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजन, 1.8 मिलियन टन्स ऑफ फॉस्फोरस और ये 26.3 मिलियन टन्स ऑफ पोटेशियम। जो ये बेसिकली जो एक जो मिनरल्स होते हैं बेसिकली जो लैंड के अंदर, वो उनकी क्वांटिटी होती है ये। तो जो मिनरल्स ऑफ लैंड होते हैं इनका लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो रहा है, उसकी वजह से लैंड इनफर्टाइल हो रही है और उसकी वजह से एनवायरमेंटल जो है वो डिग्रेडेशन हो रहा है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये ओवर क्राउडिंग होने की वजह से हमारे इंडिया के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ मेंशन की गई है। देन द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल, अब आपको सरप्राइज होगा कि जो हमारे यहाँ मोटर व्हीकल्स है वो इंक्रीज हो गए 3 लाख से कितने 30 करोड़। हमारी टोटल पॉपुलेशन का देख लीजिए आप 121 करोड़, और अभी अगर हम देखें तो 31 करोड़ पॉपुलेशन में से 30 करोड़ जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो तो ये डेटा किसके अकॉर्डिंग है 19 के अकॉर्डिंग। अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो ये मेरे हिसाब से 50 करोड़ के आसपास होगा। तो आप देखिए कि हमारा ऑलमोस्ट 40-30% इतना ज़्यादा है। तो व्हीकल्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस वजह से भी एनवायरमेंटल हमारा एयर पॉल्यूशन और वो सारा होता है। देन उसके बाद में गवर्नमेंट सेटअप द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, कब स्टेब्लिश हुआ था, और इसके अंदर ये 17 कैटेगरीज, इस पे तो बोर्ड पे क्वेश्चन भी आ गया है कि जो आइडेंटिफाइड जो है वो कितनी से कैटेगरीज इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की है। फिर उसके बाद में ये भी एक क्वेश्चन है कि 2015 में यूएनओ फॉर्मुलेटेड 17 सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल्स। तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये जो है वो क्या है कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज और ये क्या है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में फिर इंडिया इज ऑल्सो लीडिंग इन द इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अभी आपने देखा रिसेंट बजट में भी गवर्नमेंट का पूरा फोकस सोलर एनर्जी पे रहा है और इंडिया उसको लीड भी कर रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंडिया जो है वो जो हमारा जो कंजर्वेशन है बेसिकली जो हमारा इसका जो सोलर एनर्जी का या जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उनमें जो है वो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, तो हमारा जो मेन फोकस है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे ज़्यादा रहा है, तो हमारी इसमें हमारी कंट्री लीड कर रही है। देन इंडिया इज़ वेरी मच प्रिविलेज्ड हैव द अबाउट 15 जो है वो 1000 जो हमारे पास है वो वैरायटी ऑफ प्लांट और स्पेसीज, ये सारे मेडिकल प्रॉपर्टीज़ ये है। उसमें से 8000 जो है वो हमारे बहुत सारे जो सिस्टम जो हमारे ट्रेडिशनल जो आयुर्वेदा और जो हमारा जो है आयुष उसमें काम आती है। और आपने देखा भी था कि कोविड के अंदर इसका कितना हेल्पफुल रहा है और हमारा जो आयुर्वेदिक है वो वर्ल्ड फेमस है और हमारा जो पास्ट है, तो ये सारा डेटा इसमें दे रखा है। तो ये सारा डेटा है और इसके बाद इसमें जो टारगेट स्टडी है, तो एनवायरनमेंट तो आपकी लॉटरी है, चैप्टर बहुत ईजी सा है। तो इसके अंदर बेसिकली एक तो जो टारगेट स्टडी में आता है वो इन्वायरमेंट जो रीजन्स फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस में जो आता है शॉर्ट नोट्स किस पे आ सकता है, ओजोन डिप्लीशन पे, ग्लोबल वार्मिंग पे और डिमांड सप्लाई रिवर्सल और अपॉर्चुनिटी नेगेटिव एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये 4 टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना होता है, इन पे शॉर्ट नोट्स आ जाता है। इसके अलावा फिर आपको क्या करना है, आगे
जो है वो चैलेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ये तो सारे ऐसे टॉपिक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो वो तो वैसे रीडिंग लगाने से हो जाते हैं वैसे, तो उनमें ज़्यादा मेन तो ये इन पर शॉर्ट नोट तैयार करना है। और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच है, उस पर आपको फोकस करना है। तो उसके अंदर जो स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसकी जो स्ट्रैटेजीज है वो भी बहुत इजी होती है, उनको आप रीडिंग लगा लोगे तो भी आप क्या कर लोगे, समझ में आ जाएगा। और एक जो ब्रूडेंट कमीशंस था और एक हार्मन डेली कमीशन, वो उन पे शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो आपको तैयार करने होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो टारगेट स्टडी है वो तो मेनली एक तो ये शॉर्ट नोट्स ऑन द जो 4 टॉपिक मैंने आपको बताए, वो कौन कौन से, ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग, ये तो आप वैसे ही कर लोगे। मैंने तो 2 ही तैयार करना है आपको, एक तो डिमांड सप्लाई रिवर्सल और एक नेगेटिव एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये 2 शॉर्ट नोट तो यहाँ तैयार करने हैं। उसके बाद में फिर आपको ब्रूडेंट कमीशन और जो हार्मन डेली कमीशन है उनके जो है उनका डिफरेंस करना है। और एक जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे भी आपको एक शॉर्ट नोट्स, उसके फंक्शंस और व्हेन वाज एस्टैब्लिश, वो डेटा में कवर हो रहा है। बाकी पूरा चैप्टर आप अगर क्या करोगे, रीडिंग लगा लोगे तो भी आराम से कर लोगे। तो ये चैप्टर तो पूरा रीडिंग लगाने से हो जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें फोकस, आपको ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं वैसा इंपॉर्टेंट, इसके स्कैनर से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ फोकस करना है। अब लास्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। तो लास्ट चैप्टर हमारा है, इसके अंदर देखिए डेटा काफ़ी कुछ है, बट इसमें जो ज़्यादातर डेटा है वो टेबल्स वाले हैं, तो टेबल्स वाले डेटा तो वैसे भी मैं याद नहीं करने, बट जो मेन डेटा आपको याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले इसमें जो इंडिपेंडेंस, बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तीनों डेटा ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले जैसे क्वेश्चन आते हैं उनमें आ जाता है। तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया को इंडिपेंडेंस, इंडिया पाकिस्तान को तो सेम ही मिला, और बस आपको किसका, चाइना का याद रखना है। फिर 5 ईयर प्लान्स, व्हेन वाज एस्टैब्लिश, इंडिया में कब हुआ, चाइना में कब हुआ, और पाकिस्तान। तो ये डेटा एक सीक्वेंस में आ जाता है, सीक्वेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये बेसिकली ऐसे बनते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये याद रखने वाले जरूरी है, याद होना चाहिए बेसिकली। फिर उसके बाद में सिंस 2018 पाकिस्तान वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, चाइना जो है 14 5 ईयर प्लान। ये लेटेस्ट डेटा देखा है मैंने, पहले डेटा ये नहीं था, अभी रिसेंटली मैंने देखा है, डेटा एनसीईआरटी में डाला है, ठीक है। 14th, और जो इंडिया है वो 2017 तक 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर चुका है। अब हमारा जो 5 ईयर प्लान है वो तो खत्म हो चुका है, अब हम 10 ईयर्स गोल पे चल रहे हैं। देन रिफॉर्म्स, अब ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस होते हैं, रिफॉर्म्स का, 5 ईयर प्लान्स का, और ये सारा, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो इंडिया में 1991 में, चाइना में 78 में, और पाकिस्तान में 88 में, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड व्हेन वाज लॉन्च, उसका मोटिव क्या था, ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन आ भी चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोलेटारियल कल्चर रिवॉल्यूशन का 1965 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो इसका पीरियड था वो ये था, माओ और पोस्ट माओ पीरियड। तो पोस्ट माओ पीरियड के अंदर ये दोनों थे, और उस माओ पीरियड में ये दोनों थे, पोस्ट माओ पीरियड में 1978 रिफॉर्म के बाद का पीरियड था, तो ये भी पता होना चाहिए हमारे को। वन चाइल्ड नॉर्म्स व्हेन वाज एस्टैब्लिश, ये भी पता होना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। चाइना हैज़ सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और फिर इंडिया जो कितनी है 22.5 मिलियन, और इंडिया की कितनी है 9.3, और पाकिस्तान तो बहुत ही कम है। तो ये डेटा भी याद रखने वाला डेटा है, और वैसे ये एक टारगेट स्टडी भी हमारी कवर करवाता है। फिर उसके बाद में 1819 में 26% ऑफ इट्स वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाला, बेसिकली ये आपका डेटा दे रखा है, जिसमें मैंने क्या किया है, चाइना का इंक्लूड किया है, तीनों सेक्टर का। देखो इसमें मैंने थोड़ा सा एक इजी बनाने के लिए आपको क्या किया है कि आपको जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाला जो डेटा है, उसके अंदर बेसिकली आप एक का तैयार कर लो, किसी का भी, जैसे मैंने यहाँ चाइना ले लिया, चाइना का कर लो, इंडिया का कर लो, पाकिस्तान का, एक का कर लो, बाकी उसके कंपैरेटिवली आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने यहाँ चाइना का लिया है, तो देखो चाइना का जो है वो दोनों ले लिया मैंने, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दोनों चाइना का ले लिया। तो देखो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का ले लिया, फिर चाइना का सर्विस का ले लिया, और फिर इंडस्ट्री का ले लिया। तो इनमें से अगर आपको ये याद करना है, वैसे तो देखो इसका टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, तो इसको वैसे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको याद करने की ज़रूरत है तो इसका शॉर्टकट यही है कि आपको इसमें क्या करना है, एक कंट्री का याद कर लो, बाकी दूसरे का उसके कंपैरेटिवली इजीली आप डेवलप कर सकते हो। तो इस तरीके से, वैसे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप याद करना चाहो तो ठीक है। चाइना इज 1 लाख बर्थ, ये जो मोर्टेनिटी रेट वाला है, 90 वीमेंस डाई वेयर इन द पाकिस्तान, और इंडिया की वर्स्ट कंडीशन है, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। और ये आ गया, तो देखो इसमें डेटा आपको बेसिकली, अब देखो इन डेटा से मैं आपको टारगेट स्टडी बता देता हूँ।
कि इसमें जो टारगेट स्टडी है वैसे डेवलपमेंट पाथ करना है आपको, तो डेवलपमेंट पाथ में बेसिकली आपको जो तैयार करना है वो किसका, चाइना का करना है, क्योंकि इंडिया का आपको डेवलपमेंट पाथ पता है और उससे पाकिस्तान का आप कर सकते हो, वो सारा मैंने आपको करवा रखा। तो बस चाइना का डेवलपमेंट पाथ ढंग से तैयार करना है। और उसके अंदर भी आपने देखा माओ और पोस्ट माओ पीरियड, तो माओ पीरियड के अंदर तो प्रोलेक्टल कल्चर रिवोल्यूशन ग्रेटली फॉरवर्ड आ ही गया, और उसके बाद में पोस्ट माओ के अंदर क्या हुआ था उसके पॉइंट सारे मैंने करवाए रखे, तो वैसे याद करना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। और इंडिया का हमारे को डेवलपमेंट पाथ पता ही है, उससे हम पाकिस्तान का हम कर ही सकते हैं। तो अब इन तीनों डेवलपमेंट पाथ में से एक डेवलपमेंट पाथ आने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो डेवलपमेंट पाथ ये अपने नोट्स में दे रखे हैं, आप उनको तैयार कर लो। उसके बाद में फिर आता है इसका जो इसके ग्रोथ जो इंडिकेटर्स होते हैं, तो इंडिकेटर्स में इसमें एक तो कौन कौन से आते हैं, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स आते हैं, एक इसके जो ग्रोथ इंडिकेटर्स जो आते हैं, और एक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट वाला। तो जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है उसका मैंने डेटा यहाँ इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि आप देखिए सारे में ही चाइना नंबर 1 है, तो उसके अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो टेबल का क्वेश्चन बनता है। तो टेबल आएगी तो उसमें देखते कि आप लिख दोगे कि नंबर 1 चाइना है, फिर कुछ एरियाज में इंडिया है, कुछ में, तो उसमें क्वेश्चन यही बनता है। तो उसमें तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें सारा का सारा आप क्या करेंगे, बस उसमें आप टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं फिर ग्रोथ इंडिकेटर। तो ग्रोथ इंडिकेटर में एक तो जीडीपी का डेटा आता है, तो जीडीपी का डेटा मैंने यहाँ पूरा डाल ही दिया है जीडीपी का, ठीक है। और उसके बाद में आता है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है बेसिकली। बट फिर भी अगर आपको याद करना हो तो एक कंट्री पकड़ लो, जैसे मैंने यहाँ चाइना का डाला है, तो ऐसे एक कंट्री का डेटा आप करके उसको आप पूरा याद कर सकते हैं। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, केवल जीडीपी वाला डेटा याद कर लो, कंट्रीब्यूशन का और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन में तो आपको करना क्या है, उस टेबल को देख के आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डेटा मैंने डाला है वो बेसिकली इसमें जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला वो जो दे रखा है डेटा, वो बेसिकली एक दो डेटा दे रखा है कि कहाँ चाइना। तो आप देखो ज़्यादातर जो हेल्थ इंडिकेटर्स है, ग्रोथ जो है, बेसिकली हेल्थ इंडिकेटर्स जो है उनके अंदर सारा का सारा जो है वो चाइना ही नंबर 1 है सबके अंदर ही। उसके बाद में फिर इंडिया का आता है, फिर पाकिस्तान का आता है। अब उनमें भी देखना है कि इंडिया पाकिस्तान में भी पाकिस्तान कहाँ टॉप कर रहा है, तो वो सारा पढ़ने से पता लग जाएगा। तो उसका तो एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना होता है बेसिकली, और इसमें एक लिबर्टी इंडेक्स भी होता है, वो भी आप देख लेना। बाकी इसमें देखो ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, तीनों जो कंपेटिव स्टडी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कंपेटिव स्टडी वाले जो इंडिकेटर्स, जो डेमोग्राफी का, ग्रोथ का और ह्यूमन डेवलपमेंट का, इनकी बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको डेटा वैसे ज़्यादा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप ज़्यादातर बच्चे इसलिए टफ लगता है कि ये सारे टेबल्स को याद करने बैठ जाते हैं। आपको टेबल एनालिसिस आना चाहिए बस, और वो कैसे करना है वो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है और अपने नोट्स में भी प्रॉपर तरीके से दे रखा है। तो टेबल को देख देख के उसका आंसर लिखना होता है। बाकी इसमें जो आपको तैयार करना हो बेसिकली क्या करना है, डेवलपमेंट पाथ करना है। तो तीनों कंट्री के डेवलपमेंट पाथ ढंग से तैयार करना है, और जो डेटा है वो जो याद करने वाला डेटा वो शुरू का जो डेटा है जो रिलेटेड टू 5 ईयर प्लान्स, रिलेटेड टू फ्रीडम, रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 1 मार्क्स में बहुत सारा था। 1 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है ना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब इम्प्लीमेंट हुआ, प्रोलेक्टल कल्चर रिवोल्यूशन कब आया। तो ये कुछ ऐसा डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जो याद करने वाला, जो 1 मार्क्स में फ्रिक्वेंटली आते हैं। बाकी जो इंडिकेटर से रिलेटेड जो डेटा है, जो डेमोग्राफिक से रिलेटेड और ग्रोथ इंडिकेटर से रिलेटेड और ह्यूमन, उनमें डेटा आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से चैप्टर बहुत इजी बन जाता है बच्चे, क्योंकि इसके अंदर जो बाकी आने वाला वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या इसमें केस स्टडी बनेगी। तो केस स्टडी और टेबल बेस्ड क्वेश्चन तो लॉटरी आपको पता ही है, और जो याद करना है बस आपको डेवलपमेंट पाथ और जो बेसिक डेटा वो याद करना है। बाकी आप रीडिंग लगा के भी चैप्टर को आराम से कर सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा आईडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने पूरे जो डेटा है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डेट सारी बता दी और टारगेट स्टडी बता दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसमें एक और नोट कर लीजिए, वो ये है कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो मैंने पहले ही बता दिया। एक आएगा टेबल बेस, जिसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेबल को देख के आपको एनालिसिस लिखना है। सेकंड आपका इमेज बेस, तो इमेज में भी आपको इमेज को देख के इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में लिखना है। और केस स्टडी में तो केस से बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये आपके लिए एक लॉटरी है, इनको अटेम्प्ट करिए और अपना 100% क्लोज आंसर लिख के आए, इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये बेसिकली आप इंडियन इकोनॉमी से आएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, टेबल का बेस्ड रहेगा और इमेज का। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको आईडी में मिलेंगे। तो इसके लिए एक चीज़ और कर लेना, एनसीईआरटी में जितनी भी इमेज दे रखी है और जितने भी बॉक्स दे रखे हैं वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में हर चैप्टर में कोई ना कोई इमेज दे रखी है। जहाँ तक लगता है वहीं से इमेज उठेगी, और जो बॉक्स दे रखे हैं वहाँ से केस स्टडी उठती है। मैंने देखा है बेसिकली, ज़्यादातर एनसीईआरटी से उठता है सब कुछ,
तो अगर आपको इमेज बेस और क्या करना है, केस बेस भी करना है, तो वो भी मैंने बता दिया आपको। एनसीईआरटी की सारी इमेज को देख लेना और उनका एनालिसिस डिस्कस कर लेना मेरे से। और इसके अलावा जो केस स्टडी के लिए सारे बॉक्स दे रखे हैं उसके अंदर एनसीईआरटी में वो देख लेना। और बाकी जो डेटा वाला क्वेश्चन है वो डेटा सारा मैंने कवर करवाई दिया, जिसमें एमसीक्यू सब कुछ आ जाता है। तो ये हमारा वन शॉट रिवीजन और सारी इवेंट और सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया।